जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी पीटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं परफेक्शन आईएएस द्वारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है 90 दिन का, उसी का पीडीएफ कंप्लीट रिवीजन करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में देखने वाले हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स को। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ध्वनि। तो ध्वनि से क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, चलिए देखते हैं। इस तरह से आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट कितना भी लगाइएगा एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में क्या होता है। तो देखिए, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। नम हवा में शुष्क हवा की तुलना में घनत्व कम होता है, इसलिए ध्वनि का वेग अधिक होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में ध्वनि का वेग इस क्रम में घटता जाता है। हर्ट्ज किसकी इकाई है, तो आप सभी को पता है आवृत्ति का इकाई है हर्ट्ज, जो कि बीपीएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वाट प्रति वर्ग मीटर ये तीव्रता की इकाई है। मीटर की बात करें तो तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की माप के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य ध्वनि की सुरक्षित सीमा की बात करें तो 20 डेसिबल से 120 डेसिबल है। पीपीएम प्रति मिलियन भाग एक इकाई है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की बड़े घोल में बहुत कम सांद्रता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। डेसिबल क्या है, तो अभी हम लोग देख चुके हैं, ध्वनि स्तर का पैमाना है डेसिबल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। दो लगातार संपीड़ित के बीच या दो लगातार दुर्लभ अंशों के बीच की दूरी को ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। कई आवृत्तियों के मिश्रण वाली ध्वनि को ध्वनि तरंग का नोट कहा जाता है। ठीक है, टोन एकल आवृत्ति की एक ध्वनि है। टोन एकल आवृत्ति की एक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय अनुमेय शोर स्तर है। तो देखिए, दिन के समय की बात करें तो 45 डेसिबल होगा, 55 डेसिबल होगा। वहीं आवासीय क्षेत्र में रात के समय 45 डेसिबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। औद्योगिक क्षेत्र की बात होगी तो 75 डेसिबल दिन के समय और रात में 70 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति की सीमा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति सीमा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगी मानव कान को सुनाई नहीं देती हैं। डॉल्फिन और चमगादड़ जैसे जानवर जीवित रहने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों पर निर्भर करते हैं। चमगादड़ ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिसकी आवृत्ति अल्ट्रासाउंड की होती है, जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति रेंज में मानव कान ध्वनि के कंपन की संवेदनशीलता महसूस करता है। राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का मानव कान ध्वनि को सुन सकता है। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे मानव कान को सुनाई नहीं देती हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति की रेंज 20 के हर्ट्ज से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप सभी को पता है दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। आर्द्रता में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। घनत्व में वृद्धि के साथ वेग घटता है ध्वनि का। ठीक है, ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती, तो देखिए वैक्यूम यानी कि निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती। ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कितना लाइक सपोर्ट करते हैं इस पर ये सीरीज निर्भर करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टील में अधिकतम होती है, क्योंकि स्टील सर्वाधिक कठोर होता है।
स्टील, पानी, हवा, वैक्यूम में ध्वनि की गति है। स्टील में सबसे ज़्यादा, पानी में, उसके बाद हवा में। ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में, उसके बाद गैस में ध्वनि की गति। सघन पदार्थ में ध्वनि की गति कम होती है। देखिए, सघन पदार्थ में ध्वनि की गति कम होती है, तो इसमें तो स्टील सबसे ज़्यादा है, लेकिन ध्वनि की गति क्यों है? क्योंकि कठोरता भी मायने रखता है। ध्वनि की गति माध्यम की लोच पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की सड़ की गति तुलनात्मक रूप से अधिक है? तो देखिए, सबसे कठोर है लोहे की सड़, ठीक है। ठोस है, ठोस में ध्वनि की गति अधिक होती है, लोहे की सड़। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवृत्ति पर पिच निर्भर करती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति श्रोता द्वारा तय की जाती है, इसलिए यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। माध्यम अगर बदलेगा तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। तेज दोलन अधिक आवृत्ति देता है। अधिक आवृत्ति का अर्थ है ऊंच पिच या तीखी ध्वनि, ठीक है। जैसे कि महिलाओं का ऊंच पिच होता है, अधिक तारत्य होता है पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में तापमान में परिवर्तन के साथ ध्वनि का रंग कौन सा चरित्र बदलता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, तरंग दैर्घ्य बदलता है, ठीक है। तापमान में अगर परिवर्तन होगा तो ध्वनि का तरंग बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में तापमान में परिवर्तन के साथ ध्वनि तरंग दैर्घ्य बदलती है। ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य उस तापमान पर लंबी और निम्न तापमान पर छोटी होगी। अधिकतम विस्थापन के परिणाम को ध्वनि का आयाम कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता और कोमलता आयाम द्वारा तय की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ या डॉल्फिन अपने शिकारी यानी बाधाओं का पता लगाने के लिए किस परिघटना का उपयोग करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इको लोकेशन का पता करते हैं, ठीक है। इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, चमगादड़ या डॉल्फिन द्वारा अपने शिकारी या अन्य बाधाओं को पता लगाने में इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। डॉल्फिन और चमगादड़ जैसे जानवर जीवित रहने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों पर निर्भर करते हैं। चमगादड़ ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिसमें अल्ट्रासोनो की आवृत्ति होती है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस घटना को प्रदर्शित नहीं करती हैं? तो देखिए, ध्रुवीकरण की घटना ध्वनि में नहीं बल्कि प्रकाश का ये गुण है। विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, ये सभी व्यतिकरण, अपवर्तन, विवर्तन प्रकाश और ध्वनि दोनों में होती हैं, लेकिन ध्रुवीकरण है जो कि केवल प्रकाश में होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ध्वनि तरंगे ध्रुवीकरण की परिघटना को प्रदर्शित नहीं करती हैं। जब अलग अलग स्रोतों से दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे एक ही समय में मौजूद होती हैं तो वे एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई ध्वनि उत्पन्न करती हैं। नई तरंग सभी अलग अलग तरंगों का योग होती हैं। तरंग परस्पर क्रिया को व्यतिकरण कहा जाता है। वह क्षेत्र जहाँ ध्वनि अधिक तेज होती है समपोषी व्यतिकरण, और वह क्षेत्र जहाँ ध्वनि और भी शांत होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। विवर्तन किसी वस्तु के चारों ओर प्रकाश या ध्वनि का झुकाव और फैलना है। ध्वनि का विवर्तन तब होता है जब ध्वनि तरंगे की खुले दरवाजे के चारों ओर मुड़ती हैं और कमरे में प्रवेश करती हैं, ठीक है। अपवर्तन में तरंग की गति में परिवर्तन के कारण ध्वनि तरंगों का झुकना। अपवर्तन में ध्वनि तरंगों का मुड़ना या फैलना अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अपवर्तन में ध्वनि तरंगों का मुड़ना या फैलना अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो आप सभी को पता है गैसों के घनत्व और लोच पर वेग निर्भर करता है। वेग घनत्व और लोच पर निर्भर करता है। वेग की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है घनत्व और लोच। जितना अधिक लोचदार माध्यम होगा ध्वनि की गति उतनी ही अधिक होगी। सघन पदार्थ में ध्वनि की गति कम होगी। माध्यम के दबाव में परिवर्तन ध्वनि के वेग को प्रभावित नहीं करता है। दबाव की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है वेग नहीं प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हम उसके स्रोत पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, ये ध्वनि में मौजूद उच्च आवृत्ति की वजह से हम लोग पहचान कर लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता से ध्वनि की प्रबलता और कोमलता तय होती हैं। अधिक तीव्र ध्वनि अधिक प्रबल प्रतीत होती है। श्रव्य ध्वनि आप सभी को पता है 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज, ठीक है, जिसे मनुष्य सुन सकता है। 20 के या 20,000 रहेगा, के को 1000 बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगे दूसरों से भिन्न है? राइट आंसर है ध्वनि तरंगे, ठीक है, क्योंकि ये भौतिक तरंगे हैं, यानी कि भौतिक या यांत्रिक तरंगे हैं।
बाकी सभी के ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक्सरे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, इसलिए ध्वनि तरंगे भिन्न हैं। ये भी स्टेट विशेष में ज़्यादातर इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अगर आप घटना चक्र बुक देखिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता इस पर निर्भर करती है। तो देखिए सी सही हो जाएगा, आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। अधिकतम विस्थापन के परिणाम को आयाम कहा जाता है। जब ध्वनि तरंग दूर जाती है तो आयाम कम हो जाता है, अवमंदन कहा जाता है इसे। पिच संवेदना निर्भर करती है, तो आप सभी को पता है आवृत्ति पर पिच संवेदना निर्भर करती है। पिच संवेदना तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति श्रोता द्वारा तय की जाती है, इसलिए माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। तेज दोलन अधिक आवृत्ति देता है। बड़ी आवृत्ति का अर्थ है उच्च पिच या तीखी ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ध्वनि वायु से जल में जाती है तो अपरिवर्तित रहने वाली मात्रा है, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो आप सभी को पता है आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। इस तरह से आपका सही उत्तर भी हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति ध्वनि द्वारा तय की जाती है, इसलिए यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। राइट आंसर है ध्वनि के परिवर्तन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए प्रतिध्वनि तब सुनाई देती है जब ध्वनि तरंग 0.1 सेकेंड के अंतराल के बाद वापस आएगी, ठीक है। 0.1 सेकेंड को 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। ध्वनि की अनुभूति हमारे कान में लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए पर्यवेक्षक और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है सोनार। सोनार ध्वनि तरंग अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग वस्तु को उसके प्रसार की दिशा में पता लगाने के लिए करता है, ठीक है। जब ध्वनि तरंग का परिवर्तन 0.1 सेकेंड के अंतराल में वापस आता है तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन करने वाले तार के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनोमीटर है। सोनोमीटर है कंपन करने वाले तार के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण, आपको ध्यान रखना है सोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो ये सभी से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर का प्रभाव किसके लिए लागू होता है? तो आप सभी को पता है ध्वनि तरंग के लिए डॉपलर का प्रभाव लागू होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए डॉपलर का प्रभाव, यदि तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बदलती रहती है तो श्रोता द्वारा सुनी गई अस्पष्ट आवृत्ति मूल आवृत्ति से भिन्न होती है। यदि स्रोत और पर्यवेक्षक करीब आ रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। यदि श्रोता और पर्यवेक्षक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आवृत्ति कम हो जाएगी, ठीक है। दूर जाने पे कम और नज़दीक आ रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनार का उपयोग किया जाता है। जल में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोनार इको लोकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं सोनार इको लोकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, निर्देशित मिसाइल, मोटर वाहन, मौसम की जानकारी आदि का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। रडार परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। रडार में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। तो ये भी पूछा गया है किस तरंग का उपयोग रडार में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है रेडियो तरंग। क्वासर एक अत्यंत चमकदार सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक है। इसे अर्धतारकीय वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें बहुत नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन होते हैं जो आमतौर पर मिली सेकंड से सेकंड तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग किसके परिवर्तन से नहीं बदलता है? तो देखिए वायु में दाब की बात होगी तो वेग नहीं परिवर्तित होगा, दाब से नहीं परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए वायु में ध्वनि का वेग वायु के दाब परिवर्तन से नहीं बदलता है। माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। नम वायु में ध्वनि की गति बढ़ेगी।
वायु में संचरण की दिशा में ध्वनि की गति भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग तापमान घटने पर घटता है। ठीक है, हवा की बात होगी तो हवा में अगर ध्वनि के वेग की बात करें तो तापमान घटने पर घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है माइक्रोफोन कहा जाता है। माइक्रोफोन कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसमीटर एक ऐसा उपकरण है जो एंटीना से निकलने वाली रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है। एम्पलीफायर एक ऐसा उपकरण है, सर्किट है, जो एक बाहरी बिजली की आपूर्ति का उपयोग करके एक आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है जो इसके इनपुट की एक बड़ी प्रतिकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मानव कान के लिए सबसे कम श्रव्य ध्वनि क्या है? तो सबसे कम हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 0.002 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई जाती है क्योंकि इसका रीजन है नम हवा में ध्वनि तेजी से चलती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नम हवा में ध्वनि तेजी से चलती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बरसात के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनी जाती है क्योंकि नम हवा में ध्वनि तेजी से चलती है। तापमान में कमी के साथ हवा में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ध्वनि का वेग दबाव पर निर्भर नहीं करता है। तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। आर्द्रता में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। घनत्व में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति आने और जाने वाली ट्रेनों की सीटी सुनता है तो देखिए, ट्रेन आने पर उस पिच सुनाई देगा और जाने पर कम आवृत्ति। ठीक है, कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है कैंडेला ध्वनि से संबंधित नहीं है। बाकी के मैक, डेसिबल, हर्ट्ज ये ध्वनि से संबंधित हैं। चांद पर एक बम फटता है, आप पृथ्वी पर इसकी ध्वनि बाद में सुनेंगे तो देखिए, आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ध्वनि वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, इसलिए नहीं सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगीत नोट की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि मौजूद हार्मोनिक्स पर निर्भर करती है गुणवत्ता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, हार्मोनिक एक ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति मूल स्वर के पूर्णांक गुणांक के बराबर होती है। ट्यूब पर उत्पन्न होने वाली सबसे कम आवृत्ति वाली ध्वनि मूल स्वर आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो पानी के नीचे ध्वनि में परिवर्तित दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई आप सभी को पता है वाट प्रति वर्ग मीटर। वाट प्रति वर्ग मीटर ध्वनि की तीव्रता के एसआई इकाई है। ऊर्जा घनत्व की एसआई इकाई जूल प्रति वर्ग मीटर है। दबाव की एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की आवाज़ तीखी होती है क्योंकि उच्च आवृत्ति होती है महिलाओं की आवाज़ में। ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है, आपको ध्यान रखना है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति श्रोता द्वारा तय की जाती है, इसलिए यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये हम लोग कई बार रिविजन कर चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैक संख्या 1 है तो किसी वस्तु की गति के बराबर होगी? तो ध्वनि की गति आप सभी को पता है, ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड, जिसे 1 मैक बोला जाता है। ठीक है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो देखिए, आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। ऊपर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इंफ्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को इंफ्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है। अधिक की बात करें तो उसे अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी तो आप सभी को पता है 17 मीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की पिच निर्धारित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवृत्ति पिच निर्धारित करता है। पिच की बात होगी तो आवृत्ति आपको ध्यान रखना है। मनुष्य द्वारा ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहन सीमा तो 60 dB से लेकर 80 डेसिबल। ठीक है, 60 डेसिबल से 80 डेसिबल के बीच है।
नेक्स्ट चैप्टर है जो कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, तभी ये सीरीज कंटिन्यू रह पाएगा कि आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।